उर्दू सहाफ़त के 200 साल। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उसी शहर से आता हूँ जहाँ उर्दू का पहला अखबार निकला, जामे जहानुमा। 27 मार्च 1822 एक बंगाली हिंदू हरिहर दत्त वो उसके मालिक थे और एडिटर थे मुंशी सदासुख लाल जी, पंजाबी थे। तो अभी इससे पहले वाले सेशन में हमारे देसाई साहब कह रहे थे कि उर्दू और मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं है, इन द सेंस कि ज़बान किसी की नहीं होती, जो उसको अपनाता है उसकी हो जाती है। और उर्दू सहाफ़त की जो बुनियाद है वो आप देखिएगा तो ये दो गैर मुस्लिम साहबान उस वक्त 200 साल पहले इनकी दूरअंदेशी थी कि उन्होंने उस वक्त उर्दू का अखबार निकाला और उर्दू के अखबार के साथ हमेशा से ये रहा है कि हमेशा वो जद्दोजहद के अंदर से स्ट्रगल कर कर के अंदर से वो निकला है। और जामे जहानुमा जब निकला इसको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, वीकली था और काफ़ी उसमें दाव पेच हुआ, कभी बंद हुआ फिर खुला, फिर बंद हुआ फिर खुला। उस वक्त भी माली परेशानी थी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि सरफराज आरजू साहब और यहाँ पर हसन कमाल साहब और शाहिद लतीफ़ साहब कलकत्ता तशरीफ़ ले गए थे। जब हम लोगों ने वहाँ मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से जश्न जामे जहानुमा जब तकरीब वहाँ पर मुनक़्क़द की और बहुत बड़े पैमाने पर पूरे हिंदुस्तान से सहाफ़ी सब आए हुए थे। इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, हम लोगों कुछ उसको अमल करने की कोशिश की है, उसको किताबी शक्ल भी देंगे इंशाल्लाह, वो भी आपके सामने आएंगे। हमने आपसे वो कापियाँ भी बांटूंगा। और बात यहाँ पर ये है कि इसको तो जैसे हमारे शाहिद साहब कह रहे थे 200 साल हो गया, लेकिन उसी वक्त एक ज़बानों का कंपटीशन हो गया। ज़बान अगर देखिएगा तो वही है कि एक ज़रिया है अपनी बात दूसरे को कहने की या दूसरे की बात अपने समझने की। 2-3 महीने के अंदर अंदर एक फ़ारसी का अखबार भी निकलता है, उसका नाम था मिरातुल अखबार। 1822 की बात कर रहा हूँ, ये मतलब 27 मार्च को ये निकला और मेरे ख्याल से अप्रैल या मई में मिरातुल अखबार निकला। उसके बानी थे राजा राम मोहन राय। फ़ारसी का पहला अखबार ईरान से नहीं निकला, कलकत्ते से निकला, वो भी वहीं से निकला। यहाँ तक कि बंगला का पहला अखबार भी कलकत्ते से है, अंग्रेज़ी का पहला अखबार भी कलकत्ते से है और हिंदी का पहला अखबार उदित मार्तंड वो भी कलकत्ते से निकला। तो उसी ज़माने में 1-2 साल आगे पीछे। तो राजा राम मोहन राय ने फ़ारसी का पहला अखबार मिरातुल अखबार निकाला। किस लिए? उनकी एक तहरीक थी कि उनको बंगला और हिंदू समाज से सती को हटाना था। कहते हैं हर तहरीक के साथ, हर मूवमेंट के साथ एक आवाज़ चाहिए, एक मीडिया चाहिए, एक अखबार चाहिए। उन्होंने मिरातुल अखबार फ़ारसी में इसलिए निकाला क्योंकि उनको अपने समाज से सती को हटाना था। तो वही कहना फिर से मैं कि ज़बान जो उसको अपना ली उसकी है। और उस वक्त शोरफा की ज़बान फ़ारसी होती थी, उर्दू नहीं। और उर्दू आम लोग बोलते थे, उर्दू आम बोलचाल में थी। इसी के लिए जब मिरातुल अखबार निकला, जामे जहानुमा का सर्कुलेशन बहुत कम हो गया और मिरातुल अखबार फिर बाकी सब आप जानते हैं फिर आगे क्या हुआ। हमारे मौलवी मोहम्मद अली बाकर जिनके नाम से अवार्ड भी है, उनकी भी तारीख आपके सामने है कि उन्होंने 1857 में जो रोल अदा किया, एक अंग्रेज़ को उन्होंने पनाह भी दी थी। बाद में आपको मालूम होगा कि मतलब कि उन्होंने जो एक पर्चा उनको लिख के दिया जिसमें लिखा हुआ था कि भाई इसको छोड़ा नहीं जाए। उसके बाद ही जब वो ब्रिटिश के पास जब पकड़ाए तो उन्होंने वो पर्चा दिखाया था और उसी में उनको शायद तोप से बांध करके उड़ा दिया गया था। तो वो उर्दू सहाफ़त के पहले शहीद हुए। ऐसे ही चलती रही। कलकत्ते से मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल निकाला, जब उसको बैंड कर दिया गया, बाद में अल बलाग निकाला। तो इस तरह से सिलसिला कलकत्ते का और सहाफ़त का और ख़ास करके उर्दू सहाफ़त का बहुत गहरा रहा।
मुझे याद है कि एक बंगला अखबार निकलता था आज़ादी के पहले, अमृत बाजार पत्रिका, बंगला में निकलता था। उस टाइम ब्रिटिश ने जब वर्नाकुलर एक्ट पास किया कि वर्नाकुलर में किसी भी अखबार को ये हक नहीं होगा कि ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश राज्य को वो उसमें क्रिटिसाइज कर सके, उनकी तनकीद कर सके, तो वो लोग ने रातों रात उस अखबार को अंग्रेजी जबान में तब्दील कर करके आज भी निकलता था। हाल दिनों में, क्योंकि सब अखबार आज के दिन में क्या बोलिए, इश्तहारात और रॉ मटेरियल्स के जो दाम बढ़ रहे हैं उसके मार खा रहे हैं, तो पिछले 5 साल पहले वो भी बंद हो गया। खैर, हम लोग सब इस दौर से, खास करके कोविड के बाद इस दौर से जूझ रहे हैं। जितने अखबार हैं, आप लोग सब यहाँ हैं, आपको मालूम होगा कि मतलब अभी आरजू साहब कह रहे थे कि जो न्यूज़ प्रिंट का दाम है, लेकिन साथ साथ जो स्याही का दाम है, जो अलग अलग जो रॉ मटेरियल्स में जाते हैं, वो दाम सब ऊंचे हो रहे हैं। और जो जहाँ से कमाई आने की है, जहाँ से हमारे इनकम आने की है, वो सब सुकड़ते जा रहे हैं। तो ये सुकड़ते सुकड़ते ये ऊंचे हो जा रहे हैं, ये तो अखबार लॉस में आ जा रहा है। अब रास्ता भी कमाल साहब ने अभी बताया कि मतलब इसका आगे का रास्ता क्या है, कैसे इससे निकलना है, हम लोग सबके सामने ये है। मैं सिर्फ एक चीज़ और भूल जा रहा हूँ, मैं जस्ट कह दूँ कि 1828 में गालिब भी कलकत्ता आए थे और वहाँ पर वो अपने पेंशन लेने के लिए आए थे। उसी ज़माने की बात है और काफ़ी वहाँ पर 2-3 मुशायरा भी पढ़े थे। तो मुझे याद है कि साहिर लुधियानवी, उन्होंने जब 100 साल गालिब की जो सेंटेनरी हुई थी, तो एक शेर पढ़ा था, वो मैं आपके सामने दोहरा दूं। गालिब जिसे कहते हैं जी, गालिब जिसे कहते हैं उर्दू का ही शायर था, उर्दू पे सितम ढाकर गालिब पर करम क्यों है। तो आज भी अगर देखा जाए तो यही हालात है कि उर्दू से तो प्यार है, गालिब से प्यार है, लेकिन जबान से बोलेंगे भी लेकिन और अकरार भी नहीं करेंगे कि उर्दू है। तो खैर, हम लोग मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी में बहुत सारा काम कर रहे हैं। ये सरफराज साहब और दीगर हजरात यहाँ पर खुद जाकर अपने आंखों से देख करके आए हैं और ऊपर वाले का शुक्र है कि हम लोग को वो मौका दिया गया, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे अभी कह रहे थे कि यहाँ पर फिरोज़ खान साहब कि उर्दू घर बनाएंगे और उर्दू घर में बाकी जो गैर उर्दू दां हैं उनको उर्दू से वाकिफ़ कराएंगे। तो ये काम हम लोग ऑलरेडी कलकत्ते में और मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी में हम लोग शुरू कर दिए हैं कि जो गैर उर्दू दां हैं वो लोग आ करके वहाँ उर्दू सीख सकें, उर्दू पढ़ सकें। और मैं कह दूं कि ये काम पिछले 10 सालों से वहाँ शुरू है और काफ़ी लोग जो बंगला वाले हैं या हिंदी वाले हैं, यहाँ तक के गुजराती वाले हैं, जो जानना चाहते हैं और जो इससे उर्दू ज़बान की कशिश से जो खींचे चले आते हैं कि शेर शायरी में थोड़ा समझना चाहते हैं, थोड़ा पढ़ना चाहते हैं और वाकिफ़ होना चाहते हैं, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है कि वो आकर के वहाँ उर्दू सीख सकते हैं, कम से कम रस्मुल ख़त सीख सकते हैं और ज़बान के और जो वहाँ के जो कठिन अल्फाज हैं उसके माने समझ सकते हैं। मैं यही कहूँगा सिर्फ कि ये वाकई एक बहुत बड़ा अलमिया है कि उर्दू को कैसे बचाया जाए। अगर वाकई देखिए तो हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज आने से पहले फ़ारसी सरकारी ज़बान थी और पिछले मेरे ख्याल से दिल्ली सल्तनत से लेकर करके मुगलिया आखिर दौर तक ये 600-700 साल का जो वफ़ा है, इसमें फ़ारसी ऑफिशियल लैंग्वेज थी और कोर्ट लैंग्वेज थी। तो उस वक्त, आज हिंदी है, उस वक्त हिंदी वाले क्या कर रहे थे? उस वक्त जो ब्राह्मण थे, जो कायस्थ थे, जो ऊंचे ऊंचे इन कोर्ट में, इन दरबारों में जाकर के ऑफिसर बने, बीरबल, तानसेन और भी जो सब थे, सब नवरत्न सब थे अलग अलग ज़माने में, इन्होंने अपने घरों में संस्कृत और हिंदी को राइज रखा।
बाहर आके फारसी बोलते थे, बाहर आके उर्दू बोलते थे, बाहर आके जो ज़बान वहाँ की थी वो बोलते थे, लेकिन अपने घर के दहलीज में जैसे घुसते थे वो पूरे अपना माहौल, वो पूरे अपने कल्चर, अपनी सकाफत को बचा के रखा घर के अंदर। तो ज़माना अगर ऐसा आ गया है तो हमको उनसे सीखने की ज़रूरत है। ये चीज़ हम लोग भी कर सकते हैं। सब कह रहे थे, हम भी थोड़ी सी उसमें जोड़ दी हमने। आपको अच्छा लगे तो ताली बजा दीजिए। आज सही मानों में जो कौन मीडिया सरवाइव करेगा, तो जो बड़े हाउस है, पहले तो एक मिशन था आज़ादी, देश को आज़ाद कराना, मुल्क को आज़ाद कराना। देश आज़ाद हो गया, सहाफ़त प्रोफेशन हो गया। प्रोफेशन होने के बाद काफ़ी दिन तक चला, लेकिन 2014 में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। तब्दीली ये आई है कि आप प्रोफेशन से एक बिजनेस हो गया। तो जो ताजिर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसकी सोच दूसरे तरीके की होती है। सहाफ़त, जो आज़ाद सहाफ़त है, वो और मुल्क में उस तरह से जो पहले थी, आज से 10 साल पहले, अब नहीं बची। तो कहते थे एक ज़माने में इकबाल कह के गए हैं कि क्या खेलती हैं इसके गोदी में हज़ारों नदियाँ। तो आजकल में अगर हम कहें कि खेलते हैं इनके गोदी में हज़ारों मीडिया, तो गलत नहीं। और गोदी मीडिया ही आज के दिन में, अगर बिजनेस के हिसाब से अगर सरवाइव करना, तो आपको गोदी मीडिया बनना है। यही मतलब जो दिखाई पड़ रहा है, उससे जो सबक हासिल है यही कि जो गोदी मीडिया उनके तो ऐश और आराम है, वो टीवी चैनल में दिन रात आजकल। हाँ, वो भी एक चीज़ है कि जो प्रिंट मीडिया से टीवी पर आया, लेकिन आजकल टीवी मेरे ख्याल से कोई देखता नहीं है। या देखते होंगे तो फिल्म शाम को कोई फिल्म देख लिया, कोई तफरीह कर दिया। न्यूज़ के लिए या जो डिबेट होता है उसके लिए वो तो पहले से समझ में आ जाएगा, इसका ये एंगल, इसका ये एंगल, इसका ये एंगल, ये बोलेगा, ये बोलेगा। तो कुछ देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये दिन रात, लेकिन ये हैमरिंग है, वो आपके और हमारे लिए नहीं है। वो गांव वालों जो देखते हैं टीवी, जो वोट देते हैं, जो वोटर हैं, जो यूपी बिहार के पीछे गांव से वोट निकल करके जो आता है, जो राजस्थान से, जो मध्य प्रदेश के, वो उनके लिए वो चैनल चलता है। उनको ऐसा इन्फ्लुएंस किया जाए कि हमेशा ये वोट ये है। एक लफ्ज़ कोई खिलाफ अगर बोल देता कोई एंकर गलती से भी, तो उसकी नौकरी दूसरे दिन चली जाती। बहुत सारे ऐसे आपके सामने मिसाल होंगे। मैं ज़्यादा और क्या कहूँ, बस यही कि अंग्रेज़ी ज़बान से ही सबका चैलेंज है। सबकी जो सबसे बड़ी चुनौती है सारे ज़बान। कहते हैं यूनेस्को से एक रिपोर्ट निकली है, उसमें कहते हैं कि आइंदा 200 साल में पूरे दुनिया में शायद 5 या 6 ज़बानें बचेंगी। फारसी, स्पेनिश है, अंग्रेज़ी है, अरबी है, चीनी है, और हिंदी, या अगर उसको सही मानों में देखा जाए हिंदुस्तानी है। जो ज़बान हम लोग, जो डायलेक्ट हम लोग बोलते हैं, वो हिंदुस्तानी है। लिखते हैं जब तो हिंदी और उर्दू में उसको तब्दील हो जाता है। खैर, इसके लिए और जो राह हमारे शाहिद साहब और हमारे हसन कमाल साहब जो आपको दिखाए हैं कि अगर हम लोग यहाँ से इस जलसे का एहतमाम किया और काफ़ी लोग इसमें आए। बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो 20 साल पहले दिखे थे, कहीं 15 साल पहले, क्योंकि दुनिया इतनी मशगूल हो गई है कि मुलाकातें नहीं होती और पहचान में भी नहीं लोग आते। इतने दिनों के बाद मुलाकातें होती हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यह है ना कि हम लोग उर्दू से दूर होते जा रहे हैं। मैं उर्दू की तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा उर्दू नहीं जानता। अगर उर्दू को किसी ने ज़िंदा रखा है तो गरीब मुसलमानों ने ज़िंदा रखा है, अमीर मुसलमानों ने ज़िंदा नहीं रखा है। आप अगर आए गोवंडी में, मानपुर शिवाजी नगर में, तो म्यूनसिपलिटी, उर्दू के म्यूनसिपलिटी स्कूल भरे हुए, जगह नहीं मिल रही। 3-3, 4-4 नए स्कूल बन गए बड़े बड़े, लेकिन जगह ही नहीं है। अगर आप साउथ बॉम्बे में आ जाएं, बड़ी जगह पे आ जाएं, तो उर्दू स्कूल में बच्चे है ही नहीं पढ़ने के लिए। वो स्कूल बंद करके इंग्लिश मीडियम शुरू किया जा रहा है, और हम उर्दू के लिए रोना रोते हैं। जब तक उर्दू को रोजी रोटी से जोड़ा नहीं जाएगा, देखिए यहाँ बहुत एक से काबिल लोग बैठे हैं, लेकिन मेरा तजर्बा ये कहता है कि जब तक
उर्दू को रोजी रोटी से जोड़ा नहीं जाएगा उस वक्त तक उर्दू लोग नहीं पढ़ेंगे। क्या करेंगे पढ़ के बेचारे? एक एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं उर्दू में तो कोई पढ़ते ही नहीं उसको। एक बार मुमरा के लोग डेलीगेशन लेकर आए मेरे पास, उसमें जमात इस्लामी, जमातुल उलमा और न जाने कितने सब लोग एक एक लेटर उसमें था। मैं आर पाटिल साहब के पास लेकर गया तो मैंने कहा सर देखिए ये डेलीगेशन आया है, इसको पढ़े। तो उन्होंने पलटी किया, एक उर्दू में था। तो कहा ये क्या है? मैंने कहा इसी मुल्क की ज़बान है। तो कहा ये मैं नहीं पढ़ सकता। तो उस लेटर को बाहर कर दिया, पढ़ ही नहीं सकते। तो लोग उर्दू में पढ़े क्यों? कैसे पढ़ेंगे? क्या करेंगे पढ़ के? हम अपने बच्चे से कहते हैं दोशंबा को जाना है, बोलते दोशंबा क्या गई? हम दोशंबा क्या होता है? हम बोलते हैं 61, कहते व्हाट इज 61? तो हमको 59 बोलना पड़ता है। मतलब ये सच्चाई है। लोग कोशिश करते हैं कि कितनी ज्यादा उर्दू इंग्लिश जान जाए। गुलामी की तरफ गुलामी से आज तक लोगों को छुटकारा नहीं मिला। इंग्लिश, जिसको इंग्लिश नहीं आती है ना तो उर्दू बोलते बोलते 2 लफ्ज उसमें इंग्लिश का बोल देता है ताकि लगे कि थोड़ा पढ़ा लिखा हूं मैं। सच्चाई है ये सच्चाई है। हसन कमाल साहब ने तो ए से लेकर जेड तक सारी बातें कर लिया, बहुत अच्छी बातें की। मैं समझता हूं कि हमें इस मीटिंग में उर्दू डिजिटल मीडिया के बारे में तय करना चाहिए अगर हमको उर्दू से मोहब्बत है तो। हम देख रहे हैं कि 200 साल पहले जंग आज़ादी में शहीद होने वाले सबसे पहले उर्दू के सहाफ़ी मोहम्मद अली बाका साहब थे। मैं उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। ये उर्दू ज़बान जब हम हाउस में खड़े होते हैं ना तो जो लोग उर्दू से नफरत करते हैं तो जब उनको उर्दू का जब शेर बोलना होता है तो उर्दू का लेके आ जाते हैं। उर्दू का शेर ही उनका सहारा बनता है, मराठी का शेर नहीं बनता सहारा, उसी से काम चलता है उनका। हम समझते हैं कि वो उर्दू जो इसी मुल्क की है जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दे करके लोगों के रगों में जोश पैदा किया और वो आज़ादी के बाद इस मुल्क में जहाँ जन्मी थी वही वो विदेशी बन गई, परदेसी बन गई। अभी मैं पढ़ रहा था 2 दिन पहले कि उत्तर प्रदेश में किसी ने उर्दू में कुछ लिख दिया था तो उसको सस्पेंड कर दिया, अस्पतालों में डॉक्टर के नाम, उसको वहाँ की सरकार ने सस्पेंड कर दिया कि उर्दू में लिखा है इसने। यह हालत हो रही। मैं कहता हूँ उर्दू में शराफत है, उर्दू में नज़ाकत है, मैं क्यों ना पढ़ूँ उर्दू? उर्दू मेरी इज्जत है। हर शेर उर्दू से होता है। उर्दू को बोलते सब हैं। अभी कहा ना जितनी फिल्में 90% उर्दू को बोलते सब है, लेकिन उर्दू को अपनाने को कोई तैयार नहीं है। हमें खुद कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हमें इसके लिए जोरदार आंदोलन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में उर्दू दूसरी जबान थी। मुलायम सिंह यादव जी ने उसको दूसरी जबान बनाया था और हर पुलिस स्टेशन में, हर कलेक्टर ऑफिस में, हर जगह पे एक ट्रांसलेटर रखा था, लेकिन कोई उर्दू में लिखता ही नहीं था। गाड़ियों का नंबर कोई उर्दू में लिखने को तैयार नहीं। तो धीरे 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 वो नौकरियां में खत्म होती गई, इस्तेमाल ही नहीं करते लोग। हम ये तय करें कि हम उर्दू को फरोग देंगे। उर्दू हमारी ज़बान है। अफसोस की बात है कि पार्टीशन के बाद ये उर्दू ज़बान पाकिस्तान चली गई। जिस तरह से पाकिस्तान से नफरत हो गई लोगों को, उसी तरह से उर्दू से नफरत होती जा रही, मैं समझता हूँ। मैं फिर एक बार हसन कमाल साहब को गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर एक मीटिंग बुलाइए, लोगों को राज़ी किया जाए और हम लोग जो है, आपने जो कहा, ये उर्दू की मीडिया वो शुरू की जाए। लेकिन एक तरफ ये भी होता है ना कि अच्छे लोग आना चाहिए। देखिए बुरा मत मानिएगा, कुछ अखबारात खाली ब्लैकमेलिंग करते हैं। अगर आपने अच्छी तरह उससे मुलाकात नहीं किया ना, दूसरे दिन आपकी खबर ऐसी छप जाएगी कि आपको उनके ऑफिस में जाकर बात करनी पड़ेगी कि इतना पैसा दोगे तो ही चलोगे। हो रहा है। ऐसे लोगों को थोड़ा दूर रखना चाहिए। और ये मीडिया जो आज मीडिया तो जो कर रहा है मुल्क के अंदर, उस दिन मैं एक बहस में मुझे दिल्ली से बहुत रिक्वेस्ट किया, मैं नहीं जाता अभी बहस में, कि भाई प्लीज़ 15 मिनट आ जाइए तो चला गया मैं।
अमरावती में कोई लड़के ने कहते हैं हिंदू नाम लेकर के मुस्लिम लड़की से शादी किया। तो जब मैंने अमरावती फोन करके पता लगाया तो मानो वो लड़की ग्रेजुएट थी, लड़का 9th क्लास पास था, और उसकी शादी कराने वाले देशमुख की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो शादी कराती है। वहां उस पर लिखा हुआ सब कुछ। काजी नहीं आया, बल्कि कोई एक मुसलमान को बुला काजी बना के उसने खड़ा कर दिया देशमुख ने। लेकिन लड़की ग्रेजुएट है, उसके हाथ में निकाह नामा है, तो क्या उसने पढ़ा नहीं लड़के का नाम? मीडिया सुबह से चिल्ला रहे मुस्लिम लड़का हिंदू बन के हिंदू लड़की से शादी किया, हिंदू बन के शादी किया। तो मैं क्या, मैंने कहा सुन, बहुत चिल्ला रहा है तू, जरा मुझे बता दे कि मुस्लिम लड़के ने हिंदू से शादी किया, हिंदू लड़के ने बिल्किस बानो का रेप किया और उसको छोड़ दिएगा। तूने कितनी बार चिल्लाया उस पर? उसे बात किया कि नहीं किया? कह रहा नहीं। आप अभी ये बात कीजिए। बोले आप सो रहे हैं तो क्या मैं क्या करूं? मैंने कहा नहीं, अगर मैं सो रहा था, तुमने इसको कहा होगा कि हाँ हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की का रेप किया और उसको छोड़ दिया गया। अगर तुमने उस पर डिबेट किया होगा, बुलाया होगा, तो मैं तुझसे अभी पब्लिक के बीच में माफी मांग लूंगा। बता एक बार मुझे था क्या मतलब है? आप मुस्लिम लड़का हिंदू के फंसा के शादी किया, और रोजाना जो हो रहा है। अभी मुझे कल्याण से फोन आया, एक मुस्लिम लड़की 30 साल की हिंदू के घर में चली गई है, और माँ बाप जिसने 30 साल तक उस लड़की को जवान किया, पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, वो सिर्फ उस लड़की से मिलना चाहते हैं और उस लड़की से मिलने के परमिशन नहीं मिल रहा। लड़की कहती मैं नहीं मिलूंगा। लेकिन अगर उसी की जगह पर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू से शादी कर लिया होता, खुदा की कसम उसी दिन जाते हैं लोग और उस लड़की के घर वालों को डांटते, उनको प्रेशराइज करते, पुलिस को प्रेशराइज करते और उस लड़की से कहला देते नहीं इसने उसके भगा करके अपने आप को हिंदू करके शादी किया है, और उसको जेल भेज देते। हमारी बातें आती नहीं, सच्चाई नहीं सामने आती, हमारे पास कोई ऐसा मीडिया ही नहीं है। और आज की मीडिया जो है रोजाना सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करने में लगा हुआ है। जितने हैं सब दलाल हो गए हैं, सरकार के तलवे चाट रहे हैं, सच्चाई है ही नहीं मीडिया में। ये काम जिस तरह से अभी हसन कमाल साहब ने कहा है ना, कम से कम शुरू तो करना चाहिए। अगर एक 100 किलोमीटर जाना है, पहला कदम तो उठाना पड़ता है। उठाएंगे, करेंगे, हम आपको यकीन दिलाते हैं हसन कमाल साहब, इसमें हम लोग सब आपके साथ रहेंगे। आप इस काम को बढ़ाइए। मैं फिर एक बार उर्दू सहाफ़ियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे पता है कि अखबार छपने में लगता है 6 रुपये, बिकता है 3 रुपया, छपने में 10 रुपये लगता है, बिकता है 5 रुपया। ये बहुत बड़ा जिगरे का काम है कि नुकसान में छाप के अखबार चलाना और उर्दू को ज़िंदा रखना, ये आप लोगों का बहुत बड़ा एहसान उर्दू के ऊपर है। मैं जिसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। जंग भी है। अब आप कभी सोच सकते हैं कि यूक्रेन की जंग से जो है उर्दू अखबारात का क्या रिश्ता, क्या ताल्लुक? तो वो जंग की वजह से हुआ ये है कि न्यूज़ प्रिंट की जो सप्लाई रशिया से हुआ करती थी, वो उसमें डिस्ट्रप्शन आ गया है, एक चीज़। दूसरी चीज़, हिंदुस्तान के रुपए की कीमत का गिरते चले जाना और डॉलर का महंगा होते चले जाना, ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ के जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो इस बात पर इसरार करते हैं कि पेड़ न काटे जाएं, और पेड़ अगर आप नहीं काटेंगे तो आप जो है पल्प नहीं बना सकते, और पल्प नहीं बना सकते तो न्यूज़ प्रिंट नहीं बन सकता, और न्यूज़ प्रिंट नहीं बन सकता तो फिर अखबार कैसे छपेगा। तो इसका नतीजा ये हो रहा है कि बहुत से अखबारात, बड़े बड़े अखबारात ने अपने प्रिंट एडिशंस के जो सफ़ात हैं उनको मुख्तसर कर दिया। हमारे अपने शहर से जो अखबारात शाया होते थे, जो कभी 32 सफ़े के और 40 सफ़े के होते थे, अब वो सिमट के 24 सफ़े पर और उससे कम पर आ गए। और श्रीलंका के तो 2 बड़े अखबारात ने अपना प्रिंट एडिशन बंद ही कर दिया। न्यूज़ वीक और टाइम ने जो है अपना प्रिंट एडिशन बंद कर दिया, सिर्फ डिजिटल पर ही अवेलेबल होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला। दूसरा मसला ये है कि अखबारात की खपत जो है वो कम होती जा रही है। आप इसको लिंक को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। हमारे यहाँ न्यूज़ प्रिंट बनता है रिसाइकल्ड अखबारात का। रिसाइकल्ड अखबारात के माने ये कि आप जो रद्दी फरोख्त करते हैं, वो रद्दी जो है मिलों में जाती है, उसमें नया पल्प मिलाकर जो है नया कागज़ तैयार होता है, और वो जो है मधु किया है और मेरी बाजाराई की गई है। मैं आज हजरात को, आप सब हजरात को मुबारकबाद देती हूँ कि हालत उर्दू सहाफ़त के कभी मुआफिक नहीं रहे।
मगर आप इससे जुड़े रहें और इसकी खिदमत करते रहें। आज उर्दू अखबार के माली हालत इतनी अच्छी नहीं है। बहुत से सहाफ़ी लॉकडाउन के नतीजे में बेरोजगार भी हो चुके हैं। उर्दू जबान और अदब से मोहब्बत की वजह से ये सहाफ़ी कोरोना की वबा के उरूज के दौर में भी मोर्चे पर डटे रहे और आज भी अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं हैं। सारी दुनिया के मसाइल के लिए आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों के मसाइल का भी हल तलाश करना हम सब का फ़र्ज बनता है। ये उर्दू सहाफ़त ही है जिसने मुल्की सियासत को इनकलाब का लफ्ज़ दिया और आज तक इसका बदल ना हो सका। मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले गालिब का ये मिसरा पढ़ूंगी। उंगलियां सिगार अपनी खामा खू चका अपना। गालिब ने अपने हवाले से उर्दू सहाफ़त और उर्दू सहाफ़ी को अच्छी तरह तर्जुमानी की है। मैं बता दूं कि उर्दू का हर कारी सहाफ़ियों के मसाइल जानता है और सहाफ़त की ताकत भी जानता है। अकबर ने कहा था, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अपने आंधियों में चिराग जलाया और आप आज जो रोशनी दिखाई दे रही है वो आपके कलम की स्याही है जो अंधेरे में उजाला फैला रही है। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि अल्लाह आपको आपके बेलौस खिदमत का भरपूर अजर दे। आप अपना काम करें और समाज आपके साथ है। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी उर्दू वाले को ये तौफीक नहीं हुई कि वो रेख्ता जैसा एक पोर्टल कायम कर सके। किसी उर्दू वाले को ये तौफीक नहीं हुई। और अगर मान लीजिए कि हमें उस पर पशेमानी है, हमें उस पर जो है वो कुछ एहसास हमारा पैदा हुआ है, हमारी गैरत जागी है, तो दूसरा एक बड़ा काम हमारे सामने है कि भाई उसी तरह का पोर्टल जो है वो शायरों अदीबों का पोर्टल है। आप एक सहाफ़ियों का पोर्टल कायम करते हैं। आप एक सहाफ़ियों का पोर्टल कायम करते हैं कि हरिहर दत्त से सिलसिला शुरू हो और वो इस अदना शाहिद लतीफ़ तक पहुंचे। उसमें जो है वो हज़ारों सहाफ़ियों के आप जो है वो हालात ज़िंदगी और उनके काराए नुमाया को बहुत आसानी से जगह दे सकते हैं। सोचिए क्या हम ये कर सकते हैं, सोचिए क्या हम ये नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम अपना 300 साल जश्न उर्दू के डिजिटल मीडिया के साथ इंशाल्लाह मनाएंगे। और उर्दू सहाफ़त की जो जिम्मेदारियाँ उर्दू सहाफ़त ने दौरान जंग आज़ादी अपना अदा की है, हम समझते हैं कि इस वक्त भी एक नई आज़ादी की जंग लड़ने के लिए उर्दू सहाफ़त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझसे पहले सेशन में किसी साहब ने कहा कि मोदी साहब ने अमृत महोत्सव की तो मुबारकबाद दे दी लेकिन 200 साला उर्दू जश्न की मुबारकबाद नहीं दी। तो मैं मोहतरम से कहना चाहूँगा कि हम उन लोगों से क्या तवक्का रखें कि जो पत्थर फेंकने वालों को उनके कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, जो खुद तो एक एहतराम से पहनाई जाने वाली टोपी नहीं पहनते लेकिन दूसरों को टोपियाँ पहनाने का काम जरूर करते हैं। तो हम इन लोगों से तवक्का नहीं रख सकते। हमें अपनी मुबारकबादियाँ खुद ही लेना है, खुद ही देना है और अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद रखना है कि हम उर्दू का मुस्तकबिल इंशाल्लाह ताबनाक बनाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे अपने बच्चे भी अंग्रेज़ी मीडियम से तालीम हासिल करते हैं, इसका इकरार करने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इन्हीं लोगों से सीखा है, हसन भाई से सीखा है, सरफराज साहब से सीखा हूँ कि जो भी बात कहे सीधी कहे। भले ही हमारे बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम से तालीम हासिल करते हों, वक्त की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को उर्दू एक ज़ुबान की लैंग्वेज जो है तो खुसूसी तौर पर उनको तरबियत दें उसकी। इसके लिए मैं समझता हूँ कि मैं जो प्रैक्टिकल तजुर्बा कर रहा हूँ कि अपने बच्चों के लिए जो अरबी मौलाना हमारे पास आते हैं हम उनको एक्स्ट्रा फीस अदा करें अगर हमारे उसके स्कूल के बच्चे में उर्दू ज़ुबान ना हो तो, और उसको उर्दू सिखाने की कोशिश करें ताकि वो नई नस्ल जो है तो उर्दू से मुतारिफ होती जाए। हम उर्दू की रोजी रोटी कमाते हैं और अपने बच्चों को अगर उर्दू से महरूम रखेंगे तो हम ये अपने अल्लाह ने जो ज़रिया हमारी रोजी रोटी का बनाया है हम समझते हैं कि उसके साथ नाइंसाफ़ी है। तो बहुत कुछ बातें तो कहने की है लेकिन मौका नहीं है मुझे यहाँ कहने के लिए। हज़रत का हुक्म हुआ तो मैं हाजिर हो गया आपके सामने। उम्मीद करता हूँ और अल्लाह से दुआ कहूँ कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़
उर्दू का जश्न 300 साला एक ताबना का बेहतरीन जश्न मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो उसका खर्च 10-12 लाख रुपए महाना से कम नहीं होता। ये भी मोहब्बत इंकिसार के साथ है। और अगर आपने उसको कम करना चाहा तो वो कंप्रोमाइज करना पड़ेंगे, जिससे अखबार की सेहत पे असर पड़े। तो कोई अखबार उर्दू का निकालना चाहे तो उसकी सांस तो इसी मरहले में उखड़ जाएगी, और उखड़ती रही है, आपने देखा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1 करोड़ या उससे कुछ ज़्यादा का खर्च हर साल बर्दाश्त करना हर कसो बात नाकस की बात नहीं। और उर्दू अखबारात को वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है, उनके पीछे कोई बिजनेस हाउसेस भी नहीं है जो उन्हें सपोर्ट कर सकें। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई अखबार निकाला जाता है तो बिल्कुल आम की फसल की तरह कम से कम 3 साल तक तो सिर्फ उसे खाद और पानी देना होता है। 3 साल के बाद जब उसमें पहला बौर आता है तो उसे कटर दिया जाता है। तब चौथे साल में जाकर थोड़ा सा वापस आना शुरू होता है। अखबार का जाहिर है कि जो खराजात हैं वो सर्कुलेशन से पूरे नहीं हो सकते। आपको एडवर्टीजमेंट लेना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट लेने का भी मसला ये है कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं उर्दू सारसी देखिए, हम उनसे पूछते हैं क्या है उनके आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएंगे। आज का प्रोग्राम अपने में ही बहुत ज़्यादा और बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा है। और जिस तरह से उर्दू के ताल्लुक़ से ये खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया, मैं तमाम यहाँ पे जितने भी मुंतज़मीन उन सबको मुबारकबाद देती हूँ। और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उर्दू का, जैसे कह रहे हैं कि 200 साल के बाद उर्दू को पूछा नहीं जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। बल्कि आज के प्रोग्राम से ऐसा लग रहा था कि फिर से उर्दू का एक नई तरीके से उसका आगाज़ होगा और बहुत एक यलगार की तरह होगा। तो बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगता है कि उर्दू तरक्की करेगी और मज़ीद तरक्की करेगी। उर्दू अखबार शुरुआत हुई थी कलकत्ता से, आप भी कलकत्ता से बंगाल से बिलोंग करते हो, कैसा लगता है अभी आपके मतलब ऐसा? देखिए, हमारे यहाँ बंगाल में उर्दू पे बहुत काम होता है और हमारे यहाँ उर्दू बोली पढ़ी लिखी जाती है। घरानों में भी बहुत सारे घराने जो हैं हमारे यहाँ ख़ासा लोग उर्दू को तरजीह देते हैं। और ऐसा नहीं कि हमारे ज़बान वाले खाली लोग या मुस्लिम कम्युनिटी के और भी अदर्स लोग जो हैं वहाँ के, वो लोग भी उर्दू को उसी तरह से पसंद करते हैं, कोशिश करते हैं बोलने की। और हमारे उर्दू ज़बान की खासियत ये है कि जब कोई उर्दू बोलने वाला किसी ज़बान में भी जब गुफ्तगू करता है तो वो खुद ब खुद खूबसूरत और खुशबूदार हो जाती है। आप कहीं पे भी उसका जीम और जे और सीन और शाह का मिस्टेक नहीं देखते हैं जब कोई उर्दू बोलने वाला किसी भी ज़बान में बोलता है। तो इसलिए उर्दू की खूबसूरती और खुशबू से हर ज़बान महकती, मुझे ऐसा लगता है। उनकी अपनी तो कोई अपनी अहमियत होती है, लेकिन अगर उसमें उर्दू की आमज़ेश हो जाए तो फिर वो ज़बान जो है अपने आप में एक नया रंग ले लेती है खूबसूरती का। आपके चंद मतलब शेर कुछ ऐसा सुनना चाहिए? हाँ, मैं 4 मिसरे बोलती हूँ कि वो इत्रदान की वो पानदान की खुशबू, वो इत्रदान की वो पानदान की खुशबू, ज़बां की शीरनी और ज़ाफ़रान की खुशबू, यहाँ तग़ज़्ज़ुल गालिब अदाए मीर भी है, यहाँ तग़ज़्ज़ुल गालिब अदाए मीर भी है, मेरे सुखन में है उर्दू ज़बान की खुशबू। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, महाराष्ट्र मित्र। अल्लाह। बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं भी एक मुस्लिम हूँ और उससे पहले मैं एक इंसान हूँ। हम जिस सहाफ़त की या जिस ज़बान की बात कर रहे हैं, ज़बान एक तर्जुमान है दिल के अंदर, दिल में जो ख़यालात होते हैं उनको ज़ाहिर करने, जो जहन में इंफॉर्मेशन है उसको बाहर निकालने के लिए ज़बान का सहारा लिया जाता है, चाहे वो लिखान में हो या बोलने में हो। और ये ख्याल करना कि ज़बान किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, मैं नहीं मानता कि इसको इस ख्याल को इतनी इम्पोर्टेंस या इतनी अहमियत तरजीह देने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी यहाँ पर अबू आसिम आज़मी साहब ने बहुत, मैं पहले भी इनको सुन चुका हूँ और आज भी
उसी जज्बे में इन्होंने वो जिक्र की